टाइम चालू कर दो। क्या हुआ? चलिए आज थोड़ा नया चैप्टर पढ़ लेते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? तंत्र मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, नहीं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। यानी आपको इसमें पढ़ना है कि आपको बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है। कोऑर्डिनेट समझते हैं ना? कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि आपका मन है यहाँ से जाने का, तो इसका कंट्रोल कौन कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ना है क्या? ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। ऐसे इंसान का दिमाग को समझना नामुमकिन है, लेकिन इसमें क्या क्या फंक्शन है ये पढ़ना होता है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं ये बताना नामुमकिन है, अगला कदम आपका क्या होगा ये भी नामुमकिन है। लेकिन ये माना जाता है कि मानव का दिमाग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। पृथ्वी पर जितने भी एनिमल है उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कौन है? मानव। उसके बाद भी दूसरा का नंबर आता है, उसके बाद ये कौन है? उसके बाद डॉल्फिन है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, कंट्रोल करेगा, या हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, यानी मानव शरीर जिसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और इसको जनरली 3 भाग में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना, वो प्रकार। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक हम बताए थे कि आपका जो ब्रेन है, स्केलेटल सिस्टम है, वह 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक क्या एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। उसी तरह से नर्वस सिस्टम का पार्ट एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब क्या? आपका जो सेंटर में मौजूद है। तो सेंटर में क्या है? आपका ब्रेन है, मेन दिमाग है, यही ना है। तो ये कैसा है? सेंट्रल है, यानी केंद्रीय है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक और क्या बताए थे? दूसरा दिमाग स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बैकबोन। तो बैकबोन स्पाइनल कोड क्या है? दिमाग से ही कनेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। तीसरा आप ये जानिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल करने का थोड़ा परिधि, ब्रांच। अपेंडिकुलर मतलब क्या? आपके ब्रांच था जो एक्सिस से कनेक्ट था। परिधि मतलब क्या? जैसे ये तो नर्वस सिस्टम आपका ठीक बीच में मौजूद है, लेकिन वैसे न्यूरॉन्स, वैसे नर्व्स जो आपके ब्रांच बनाए हैं, वैसे तार जो आपके पूरे पैरों में, शरीर में फैले हुए हैं, वह परिधि का हिस्सा होता है। कुछ परिधि ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग से जुड़े होते हैं, कुछ परिधि ऐसे होते हैं जो आपके स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु से जुड़े होते हैं। जैसे अचानक मान लीजिए आपको अचानक हल्का कोई चुभ दिया हाथ में, तो कंट्रोल कौन करेगा? दिमाग। तो यहां से क्या है? वायर कनेक्ट है, और ये जितने वायर कनेक्ट है इस ब्रांच, वो डायरेक्ट कहां? स्पाइनल कोड से कनेक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने जोड़ी होते हैं, टोटल कितने पेयर पाए जाते हैं? तार। तार समझते हैं? कौन? इलेक्ट्रिक वाला नहीं, हम लोग का न्यूरॉन्स, नर्व्स। ये माना जाता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका जो दिमाग है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा एक्टिव, यानी लगभग 10 वाट के बल्ब के बराबर एनर्जी देगा। कब? सुबह सुबह। इसीलिए सोचो हम लोग को
जो पापा दादा दादी बोलते थे कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि सुबह आपकी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि इसको हम जितना भी एनर्जी बनाते हैं शरीर में, तो शरीर में एनर्जी बनता कैसे है? ग्लूकोज को टूटने से। ग्लूकोज किसके उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन के। अब बनता क्या है? एटीपी। जितना भी एनर्जी बन रहा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको जरूरी है? दिमाग को। मान लीजिए 100% एनर्जी बना है, आप रोटी चावल जो भी खाए हैं उसका 20% एनर्जी चाहिए किसको? दिमाग को। और दिमाग में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन रहता है? तो फैट रहता है। क्या रहेगा? फैट। न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है? वसा। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही ना तीन है, इसके अलावा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को जनरली कितने भागों में? 3। पहला क्या बताया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैसा नर्वस सिस्टम जो आपके सेंटर में मौजूद हो, जैसे में ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? दिमाग तथा मेरुरज्जु को ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। परिधि, परिधि मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वैसा सिस्टम जो आपके कुछ तार दिमाग से जुटे हैं और कुछ तार स्पाइनल कोड से जुटे हैं, तो ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस समझिएगा आप लोग का, ये 2 चैप्टर नहीं है, एक सेंट्रल पेरिफेरल और ऑटोनोमस, ये नहीं पढ़ना है आप लोग को, सिर्फ पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो सब पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहां से समझिएगा ऑटोनोमस सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर में इनवॉलेंट्री चीजों को कार्य करता है। इनवॉलेंट्री समझते हैं? अनैच्छिक। अनैच्छिक जो आपके उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे हार्ट, जैसे आपका क्या है? हार्ट का मसल। हार्ट का मसल का क्या काम है? पंपिंग करना। तो कुछ न्यूरॉन्स उसके पास तो गए हैं, तो अब ये हार्ट, क्या आपको हार्ट पर कंट्रोल है? आप बोलिएगा नहीं, अभी रुक जाओ 10 मिनट, धड़कना बंद कर दो, 10 मिनट बाद स्टार्ट होना, ये पॉसिबल है? नहीं। इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पेरिफेरल में क्या है? कंट्रोल होता है, हम इसको हाथ हिला रहे, कंट्रोल है मेरा, चाहेंगे तो ना भी हिला सकते हैं। इसे बोलेंगे वॉलेंट्री रिएक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जो आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये जो है इसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वैसा नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन को करवाता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे में हार्ट बीट, ठीक है। ब्रेन में अलग पार्ट हो गया, यहाँ नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आपका सिलेबस में मात्र एक सिस्टम पढ़ना है, वह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछता है। तो यहां से लिखेगा नर्वस सिस्टम। अब इसको क्या बड़ा करे, क्या लिखोगे इसमें बताओ? लो, नर्वस सिस्टम। इसमें कुछ लिखना थोड़ी था बाबू, चलो अब नहीं लिखना है। तो हमारे शरीर में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। और ये जनरली कितने भाग होते हैं? 3।
एक होगा, आपको ये डिटेल में पढ़ना है, CNS। CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पार्ट होगा PNS। PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है ANS। CNS, PNS और ANS, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वैसा तंत्रिका तंत्र जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन यानी स्वयं करवाता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको लिखेगा, नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। चलिए अब इसको समझिएगा CNS के बारे में। CNS क्या होता है? CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? वैसा तंत्रिका तंत्र जिसमें हम ब्रेन तथा स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ते हैं, यानी वैसा नर्वस सिस्टम जो आपके कहाँ मौजूद हो? सेंटर में। तो सेंटर में क्या है? आपका ब्रेन है और क्या है? स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में अध्ययन करना। ब्रेन को क्या बोलेंगे? दिमाग, ठीक है। स्पाइनल कोड को मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ठीक है। तो लिखिएगा, इस पॉइंट में लिखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे लिखिएगा CNS composed by brain, human brain and spinal cord। हिंदी में लिखेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके नीचे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव दिमाग तथा
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव दिमाग तथा मेरुरज्जु को कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव दिमाग तथा मेरुरज्जु को कहा जाता है। मेरुरज्जु को ब्रैकेट में कर देना स्पाइनल कोड, जनरली स्पाइनल कोड ज्यादा दिया रहता है। CNS is composed by human brain and a spinal cord। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अब इसको रहने दो। अब आ जाइए PNS। PNS क्या है? परिधीय ब्रांच, वैसा न्यूरॉन्स, वैसा नर्व। नर्व मतलब समझते हैं? तार जो आपके पैरों में, हाथों में क्या है, पूरा फैले हुए हैं। किससे कनेक्ट रहेगा? आपका मेन पार्ट क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो कुछ तार स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहते हैं और कुछ तार ब्रेन से। वैसे तार जो ब्रेन से कनेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट हो जाएगा, नहीं समझे? वैसे तार जो ब्रेन से कनेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व, दिमाग वाली क्रेनियम। क्या बोलते हैं? दिमाग को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। बताए थे ना कल, दिमाग का जो इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियम। तो वैसे तार जो ब्रेन से कनेक्ट है उसे क्रेनियम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। और वैसे तार जो आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट है, किससे? स्पाइनल कोड से। तो यहां से लिखिएगा, ये यहां तक हो गया सबका। लिखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्रेनियल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्वस सिस्टम हिंदी में लिखिएगा कपालीय तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्रिका तंत्र। क्रेनियल नर्वस सिस्टम, कपालीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो होता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम। वैसे तार जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट है उसे स्पाइनल नर्व सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके शरीर में पाए जाते हैं वह परिधि में पाए जाते हैं। परिधि मतलब क्या? साइड, आपके हाथों में, पैरों में, यानी सेंटर के चारों ओर। तो सेंटर के चारों ओर तो कुछ तार ऐसे, कुछ नर्व ऐसे हैं जो किसके साथ कनेक्ट है? स्पाइनल के साथ। कुछ तार ऐसे हैं जो आपके ब्रेन का, जिससे कान वाला चीज कहाँ? ब्रेन से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्वस सिस्टम। और ये हमारे पूरे शरीर में कितने होते हैं यही याद रखना है, और यही एग्जाम का क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्वस सिस्टम 12 पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर। और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र 21 पेयर पाए जाते। ये याद रखना। तंत्रिका तंत्र कैसा? तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कितने पेयर? 31। और कपालीय तंत्रिका तंत्र कितने पेयर? 12। यानी कहने का मतलब ये हुआ वैसे तार जो दिमाग से कनेक्ट है वो कितने पेयर? 12। और वैसे तार जो आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट है कितने पेयर? 31 पेयर। आपका एग्जाम का क्वेश्चन था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कितना जोड़ी? 31। 31 और 12 43। तो परिधीय हम पूछ रहे हैं
तो परिधीय कितने पेयर? 43 पेयर। तो परिधीय मतलब क्या? ये दोनों, सिर्फ एक पूछेगा तब ना, जैसे कपालीय पूछ देगा तो हम 12 पेयर बोलेंगे, मेरुरज्जु पूछ देगा तो कितने पेयर? यहाँ क्या पूछ दिया? परिधीय, यानी दोनों मिला के बताना है। तो 21 और 12 कितना हो गया? 43 पेयर। यहां से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कितने जोड़ी होती है? 31 पेयर। और क्रेनियल नर्वस सिस्टम कपालीय तंत्रिका तंत्र 12, लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र 43। यानी कुछ तार ऐसे हैं जो आपके किसके साथ कनेक्ट है? स्पाइनल के साथ, और कुछ तार ब्रेन के साथ। ये टोटल कितने पेयर हो गए? 43। याद रहेगा? ठीक है, अब आ जाइए इसमें। यहां तक हो गया सबका? इसमें आ जाओ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वैसे तंत्रिका तंत्र जिस पर कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वह खुद ब खुद कंट्रोल होता है अपने आप। इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कहने का अर्थ हुआ अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री रिएक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं को या ऐसे लिख दो, अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वैसा तंत्रिका तंत्र है जो इनवॉलेंट्री कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसकी एक लाइन लिख लीजिएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा पॉइंट में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक कार्य को, अनैच्छिक कार्य को, अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। स्वायत्त कोशिका को, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। हो गया? सबको समझ में आया? बताइए, नर्वस सिस्टम का कितने पार्ट? नर्वस सिस्टम कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस क्या? सेंट्रल, आपका मेन दिमाग। मेन दिमाग कौन कौन सा हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल में क्या गया? ब्रेन और स्पाइनल। पेरिफेरल में परिधि, वैसे नर्व्स जो आपके ब्रेन से भी जुड़े हैं और स्पाइनल कोड से। ये जो स्पाइनल कोड वाला है ना, वो मैसेज को रिसीव भी करेगा और मैसेज को पहुंचाएगा भी। स्पाइनल कोड क्या? ठीक आपका बैकबोन के बीच में पाए जाते हैं। आगे आपको समझाएंगे कि ब्रेन को भी प्रोटेक्शन करने के लिए चीजें बनी हुई है, लेयर बना हुआ। और तो स्पाइनल कोड को तो पता है कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आपका जो सिलेबस में है आपको पढ़ना क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और लगभग 2 से 3 दिन लग जाएगा पढ़ने में। कितने दिन? 2 से 3 दिन, तब जाके कंप्लीट होगा। और तब जाके आपका दिमाग वाला क्वेश्चन बनेगा। और दिमाग वाला क्वेश्चन बनने के लिए दिमाग होना चाहिए कि ना? कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग होना ही चाहिए, ऐसा नहीं एक चीज। तो लिख, क्या क्या बोला जी? बिहार पुलिस का एग्जाम कब है? हाँ, अब ये क्लियर ही नहीं है, जुलाई में है। तो देखो यहाँ पे तो पूछ लियो तो बता ही देते हैं कि कौन सा सिस्टम चल रहा है जी? नर्वस सिस्टम। आप कौन कौन सिस्टम बच रहा है ये आप खुद बताइए। नर्वस सिस्टम के बाद कौन सिस्टम पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है, वो कोई सिस्टम का पार्ट नहीं। चलो बोल दिए, अच्छी बात है। टिश्यू, आओ आगे। हाँ, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम में मात्र एक चीज बच रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कोई सिस्टम नहीं बच रहा है।
बाकी टिश्यू बच रहा है, बाकी बीमारी बच रहा है, बाकी एनिमल किंगडम बच रहा है, ठीक है, बाकी प्लांट्स बच रहा है, यानी वो बोटनी का पार्ट हो गया। कितने पार्ट? क्या इम्यून और बोलो तो बताएंगे ना, वही ना बोले, ठीक है। इम्यून सिस्टम में आपका बीमारियों ने समझना है, तो कुछ पार्ट आपको ब्लड में बताए हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बताए हैं, पढ़ा चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बताया ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड बताए हैं और हार्ट पढ़ाए हैं, नहीं बताए हैं, आर्टरी के बारे में बताएं, वेन्स के बारे में बताएं, सारा चीज प्रिलिमिनरी आर्टरी बताएं, ठीक है। अभी जो है इसके बाद आपका बोटनी, बोटनी पढ़ा के फिर चैप्टर खत्म बायोलॉजी। उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में पढ़ाएंगे। ये नहीं कि फिर एक फिजिक्स खत्म होते होते फिर टाइम लग जाएगा, नहीं। पहले मेन मेन चीज जो क्वेश्चन बार बार आता है उसको पढ़ लेना है। जैसे आप कोई भी पेपर दो हीट से क्वेश्चन आता है, कोई भी पेपर दो आपका लाइट से क्वेश्चन आता है, कोई भी पेपर दो आपका साउंड से क्वेश्चन आएगा, वेव से क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पेपर दीजिएगा तो एसिड बेस मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, मेटल नॉन मेटल मिल जाएगा, नहीं समझे? तो ये सब मतलब एक महीना के अंदर समझा जाएगा, समझ में आ रहा? तो अभी क्या है, अप्रैल मई जुलाई बहुत है, जुलाई तक बैच बंद नहीं, बहुत है जुलाई। हाँ हाँ सब खत्म हो, खाली तुम लोग एक्टिव तो रहो। एक्टिव नहीं रहता, पूछते तो कुछ नहीं, एक्टिव नहीं। चाह जाओगे, चाह जाओगे तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्यादा लग जाएगा, एक्टिव रहोगे तब ना। 2 गो आएगा, 2 गो याद करेगा, 4 गो याद नहीं करेगा, पूछने लगेंगे उसी दिन दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तब काहे इतना डिटेल करें, ऊपर ऊपर से लिखा करके, यही ना दिक्कत है। मेन बात साइंस में घिंचाता नहीं है, जैसे सोशल साइंस में होता है ना कि लोग घींच देते हैं, अलग बात नहीं। जिस कहानी बोलते बोलते कुछ भी मतलब जल्दी कंप्लीट भी हो सकता है और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन साइंस में हम सोचते हैं कि अगर ये चीज छोड़ दिए तो आगे दिक्कत हो जाएगा। तो साइंस में एक एक पॉइंट को समझोगे ना तब कनेक्ट कर पाओगे, नहीं समझ में आ रहा? अब यहाँ पर जिसका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट नहीं है, अब यहाँ पर कुछ कुछ चर्चा करेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि अब ये बैकबोन क्या होता है, क्रेनियम क्या होता है, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम छोड़ दिया, आगे एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, तो ये सब कनेक्ट है। जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना तब आप जोड़ पाइएगा। क्या हुआ भैया, कुछ बात है क्या? ये लोग बीच में बोल देती है। चलिए, कौन क्या पूछ दिया, जो डिस्टर्ब कर दिया, कितना रिदिम से पढ़ा रहे थे आप? बिहार पुलिस जुलाई में, चलो आप क्या बताने वाले थे, ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, चलो एक बार आप बताते, नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ऐसे कितने पार्ट, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस का कितने पार्ट, 2, ब्रेन और स्पाइनल कोड, पीएनएस 2, क्रेनियन नर्वस सिस्टम, वैसे नर्वस सिस्टम जो किसके साथ जुटा हुआ, ब्रेन के साथ, और वैसे नर्वस सिस्टम जो किसके साथ जुटा हुआ, ये कितने पेयर, 21 पेयर, और क्रेनियम 12 पेयर, और पेरिफेरल 43 पेयर। तो ये याद रखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र 43 पेयर होते हैं, कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 पेयर होते हैं, और ये मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र 31 पेयर होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट बताएं, एक बताएं ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड दिमाग, स्पाइनल कोड और दिमाग। अब यह थोड़ा कुछ समझना है,
चलो देखिए अब यहाँ आप ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन क्या है। ठीक है, पहला दिमाग के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। दिमाग के बारे में, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरो। और जो मस्तिष्क के डॉक्टर बनते हैं उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। पहला पॉइंट कि न्यूरोलॉजी किसे बोलते हैं? जो स्टडी करते हैं किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। अब यहां से ये ब्रेन का संरचनाएं देखिएगा तो इस तरह से होगा। ये आपका क्रेनियम हो गया, और क्रेनियम के बाद इस तरह से एक लेयर पाए जाते हैं, ये ट्राई लेयर पाए जाते हैं, यानी इसमें तीन लेयर होते हैं। इसे बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस मेनिंजिस ये मेनिंजिस क्या करता है? आपके जो बीच में दिमाग है, इस तरह ये दिमाग है, दिमाग का आकार के शेप कैसा होता है? अखरोट के जैसा। अखरोट खाते हैं? अखरोट खाना चाहिए। दिमाग दिमाग तेज हो ही ना हो, दिमाग के लिए अच्छा है। नहीं समझे? अब अच्छा है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, इसका देखो यहाँ पर आकार से ही क्लियर है कि आपको दिमाग अच्छा करना है तो क्या खाइए? अखरोट। समझ में आ रहा? ठीक है, आपको पेट अच्छा रखना है तो क्या खाना है? हा? पेट का आकार किसे जैसा है? हा? क्या बोल रहा है जी? हाँ, जे आकार का। जे आकार का कौन सा वेजिटेबल है? केला जे आकार है। आप थोड़ा अदरक के देखिएगा, अदरक, अंगूर, अदरक को ध्यान दीजिएगा, वो आपका पेट जैसा है। वो थोड़ा निकल जाता है ज्यादा, लेकिन अदरक को ध्यान दीजिएगा, पेट। तो अदरक पेट के लिए अच्छा होता है। अदरक पेट के लिए अच्छा। आपके हार्ट के लिए टमाटर अच्छा होता है। टमाटर के काटिएगा, देखिए उसमें आपका मिलेगा क्या? चैम्बर। हाँ, तो आपका दिल अच्छा है। बांटिए, बांटते रहिए। नहीं बांटते हैं तब तो कोई फायदा ही नहीं टमाटर खाने से। जितना बांटिए बटेगा। ठीक है, क्या हुआ? चलो तो देखिए यहाँ पर ये बीच में आपका दिमाग है अखरोट के जगह, और इस दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाले लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। आप पूरा दिमाग को कंट्रोल पूरा दिमाग को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्रेनियम। कौन सा? क्रेनियम, जिसे हम बोलते हैं कपाल। इसे हम खोपड़ी भी बोल सकते हैं। कपाल, ये कपाल, ये क्रेनियल जो है पूरा आपको दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। जिस आप कहीं जा रहे हैं, हल्का ठोकर खा गया तो आपको दिमाग को क्षति पहुंचेगा? बहुत कम। एक्सीडेंट कर गए तो ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण नुकसान हो सकता है, इंसान मर भी जाता है। दिमाग दिमाग में इतने न्यूरॉन्स है, इतना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। ठीक है, रियल में भी और स्टडी में भी। इसके बारे में, इसका ऑपरेशन करना बहुत रिस्क होता है। हल्का भी एक न्यूरॉन सीधा से उधर हो गया तो आदमी क्या डैमेज हो गया, कोई ठीक है, होश आने के बाद वो क्या हरकतें करने लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर, अगर ब्रेन का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बोलता है होश आने तक इंतजार कीजिए। उसका एक्टिविटी क्या है, उसका मूवमेंट क्या है। पता चला होश आया तो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा, तो होश आने तक ये इंतजार करवाते हैं ऐसे। इसमें 99 केस में आपको 100 केस में 1% चांस देता है कि हम 1% लेंगे। 99 केस आप अपने याद कीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बॉडी के कोई पार्ट में ऑपरेशन होता है तो उसमें बोला जाता है कि आप, फिर भी लोग एक जख्म का भी ऑपरेशन करवाइएगा तो रिस्क नहीं लेगा, डॉक्टर साइन करवा ही लेगा। पता है कि हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा तो काल। तो हर, यानी दिमाग के अलावा कोई भी पार्ट का ऑपरेशन करवा रहे हैं उसमें 93% डॉक्टर अपने रिस्क पर ऑपरेशन करता है, लेकिन आपको ये बताएगा नहीं कि 93% हम रिस्क ले रहे हैं, 7% कुछ भी हो सकता है, यानी ब्रेन के अलावा। लेकिन ब्रेन के केस में
1% रिस्क पर काम होता है और 99% याद करते रहिए, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा? दिमाग एक दिन में आप दिमाग जितना चीजें सोचते हैं, लगभग एक दिन में आप 80 से 90 हजार थॉट समझते हैं, सोच को आपके दिमाग में आते रहता है। अभी सुबह उठे आपका दिमाग एक्टिव हो गया, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा क्रीम लगाएं, नहीं बहुत तरह के क्वेश्चन आएगा दिमाग में। ठीक है, कौन सा ड्रेस पहनाएं, आज जाए कि ना जाए क्लास, होगा कि ना होगा, कितने 70 से 80 हजार आपके दिमाग में थॉट आते हैं। और मेन बात है, ये थॉट सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। नहीं, ये थॉट में 95% निगेटिव थॉट आते हैं। ये ज्यादा निगेटिव सोचोगे तो दिमाग खुश हो जाएगा, वाह क्या आदमी है। नहीं, पॉजिटिव को थोड़ा सा कम, पॉजिटिव के पीछे अट्रैक्शन कम होता है। बोल देगा 4 घंटा पढ़ना का सारी, बोलेंगे 20 मिनट बाद मिठाई बांटेंगे जी, दिमाग में वाह क्या बात है। नहीं, तो निगेटिव चीज को ज्यादा। आप देखिए कहानी वहानी कुछ निगेटिव चीज सोचिएगा ना तो आप अच्छा लगेगा सुनने में, आगे पॉइंट याद कर लीजिएगा। आइए बोल देंगे बाबू इसको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम कल याद करके लाइएगा, तो याद मन से याद हो गया तो क्या बहुत मुश्किल है, नहीं समझे? ठीक है, अब यहां से देखिएगा, पहला पहला क्या लिखना, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, उसको बाद में बनाइएगा, पहले लिखिए टू स्टडी अबाउट मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। पहला पॉइंट, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। इसके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क का जो शेप होता है, शेप समझते हैं, आकार, आकार किसके जैसा, अखरोट के जैसा, अखरोट के जैसा। अब इसका मेन वजन, दिमाग का जो वजन होता है, वेट, वजन, तो यहां जेंडर बेस डिफरेंट होता है। अगर आप मेल की बात बोले तो मेल में वजन कुछ ज्यादा होता है दिमाग का, जैसे 1350 से लेकर के 1450 के बीच में रहता है। और यही अगर फीमेल की बात बताया जाए तो 50 से 100 ग्राम कम रहता है, यानी कह सकते हैं 1250 से लेकर के 1350, ये ग्राम में है, केजी मत कर देना। यानी जो मेल का जो दिमाग का वजन है वो कितना है, एवरेज कितना 1400 ग्राम, और फीमेल में कितना आसपास 1300 ग्राम। यानी महिलाओं में दिमाग का वजन कितना 50 से 100 ग्राम कम होता। तो वजन कम होने से दिमाग कम होना नहीं है, ठीक है, सिर्फ वजन कम है, दिमाग एकदम कम नहीं है। क्या लिख लीजिएगा, आकार अखरोट के जैसा, वजन, पुरुष में वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम के आसपास, महिलाओं में 50 से 100 ग्राम लिख लेना अपना अपना हिसाब से कि कितना कम है। कोई लिख सकता है कि सर मेरा 1400 है, तो लिख लो भाई, लेकिन कम रहता है, वजन कम रहता है। अब इसको देखिए, आपको जो दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाला झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेनिनजिस। दिमाग के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को बोला जाता है मेनिनजिस।
ये क्या करता है, आपको दिमाग को प्रोटेक्ट कैसे करता है इसको समझना। ये बाहर से इन्फेक्शन को बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, मेनिंजिस। लेकिन हाँ, आना भी नहीं चाहिए, आया अगर मेनिंजिस इन्फेक्टेड हो गया तो इससे एक बीमारी हो जाता है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। नाम सुने हैं मेनिंजाइटिस। ये इन्फेक्टेड हो गया तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें संक्रमण हो जाती है और इसी से कनेक्ट है स्पाइनल कोड। मेनिंजिस से क्या कनेक्ट है, स्पाइनल कोड। और यहाँ क्या है इसको प्रोटेक्ट करने वाला, बैकबोन। और इस स्पाइनल कोड में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी। जिसका मेनिंजाइटिस ज्यादा दिन तक हो गया ना, डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालते हैं। सुने हैं कभी कि रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाला जाता है। इस केस में, मेनिंजाइटिस केस में उसको फुल्ली रेस्ट करना पड़ता, नो पढ़ाई, नो अदर वर्क। ठीक है, अगर आप दोबारा पढ़ाई कीजिएगा ये फिर आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, एकदम बेड पर सोए रहिए, सारा चीज आते रहेगा। हाँ ठीक है, इसमें फुल्ली फीवर अचानक आया तो धीरे धीरे ये मेनिंजाइटिस बदल जाता है ब्रेन यानी दिमाग की बुखार। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा डेंजर होता है। इसमें इंसान को डॉक्टर साहब बोलेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो छोड़ दो एक आध 2 साल। ठीक है, याद है एक मेरे दोस्त को हुआ था तो उसको मुश्किल से यहाँ दिखवाए थे। ये एन राय है ना डॉक्टर साहब, यहाँ पहले उनका हॉस्पिटल यहाँ था आशा सिंह मोड़ के पास। एम्स तो आपने बना है, तो आशा सिंह मोड़ के पास एडमिट किया गया, 1 महीना एडमिट रहा था। बोला कि देखो अभी तो स्टार्टिंग है लेकिन 2-3 महीना मत पढ़ाई करो, छोड़ दो। 3 महीना घर चला गया, 3 महीने के बाद आया, फिर दोबारा हो गया 3 महीना बाद हो गया। तो डॉक्टर बोला कि अब आपको कम से कम 1 से 2 साल नहीं पढ़ना। तब कायला पढ़ेगा जी, पढ़ेगा कोई काम है। अब 2 साल छोड़ देगा, फिर उसके बाद 2 साल फिर आएगा, फिर हो गया तो 3 साल बाद अब और रेस्ट करो। तो इस केस में वो पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया और क्या क्लिनिक खोल दिया। क्या खोल दिया, क्लिनिक। ठीक है, क्लिनिक चल रहा है आज तक, कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना जी। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए रिस्क मत लो, हो सके तो दूसरा काम कर लो, क्योंकि मेनिंजाइटिस बार बार अटैक कर दे रहा, पढ़ाई से नहीं दिमाग से। तो इसमें ज्यादा लोड क्या होता है, यही आप जो मजदूर है उसको लोड क्या है, कुछ लोड है, आराम से कुदारी उठाया काम करके आ गया, कोई दिमाग का वजन नहीं। अब पढ़ाई में क्या ज्यादा दिमाग का यूज होता है, एग्जाम देना है, टेंशन लेना है, बहुत कुछ। अगर दोबारा मेनिंजाइटिस नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था, दोबारा अटैक हो गया। तो इस केस में क्या था कि यहां से जो वाटर ये रीढ़ की हड्डी में पूरा का पूरा पानी भर जाता है और इसमें हमेशा पेन रहता है, दर्द हमेशा रहेगा। जिसको मेनिंजाइटिस रहेगा दर्द हमेशा, पागल जैसा हो जाएगा। डॉक्टर साहब जब तक इसमें से पानी ना निकालेंगे तब तक ये आराम नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। आप बताइए इससे क्या जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा हुआ था, 31 पेयर नर्व्स। अभी ना बताएं जी, स्पाइनल से क्या जुड़ा हुआ है, 31 पेयर नर्व्स। और दिमाग से कितने पेयर, 12 पेयर। यही पूरा संक्रमण हो गया तो ये वाला नर्व्स सही से काम करेगा, उसका बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा। बोलेगा थोड़ा सा पेन लाओ जी, और उसको थोड़ा सोचने में टाइम लग जाएगा। अभी मानो तो मान लो 5 मिनट बाद देगा, क्या बोले थे, पेन। अच्छा ठीक है, ये नहीं एक्टिव नहीं रहेगा वैसा इंसान। तो इस केस में क्या होता है कि आप दिमाग वांग मत लगाओ, मोटा मोटा काम करो जो आपको समझ में आता है। तो पढ़ाई से रिलेटेड इसीलिए डॉक्टर साहब मना करते हैं, उनको पूरा याद है। उस समय तो इंटर में थे तो उतना दिमाग नहीं लग रहा था कि क्यों मना किया गया। ठीक है, तो चलिए खैर आइए, मेनिंजिस 3 लेयर से बना होता है। मेनिंजिस से कितने लेयर, 3 में। और ये 3 लेयर को याद रखना। सबसे बाहर लेयर को बोला जाता है ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर।
बीच वाला जो मेनिनजिस है उसे बोलते हैं आर्केनोइड, और सबसे अंदर रहता है उसे बोला जाता है पिया मीटर। पिया समझते हैं ना, पिया बोला नहीं, पिया यहाँ मेनिनजिस है, ठीक है। तो लिखिएगा दिमाग के, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में दिमाग के चारों ओर, दिमाग के चारों ओर मेनिनजिस झिल्ली पाई जाती है। देखो यहां पे लिखा हुआ था मेनिनजिस, दिमाग के चारों ओर मेनिनजिस झिल्ली पाई जाती है। दिमाग के चारों ओर मेनिनजिस झिल्ली पाई जाती है। इसको बोलते हैं मेनिनजिस। मेनिनजिस, और इसके ठीक बीच में क्या रहता है, ब्रेन। ये आपका ब्रेन है, ये क्या है, क्रेनियल, जिसे बोलते हैं कपाल। पूरा ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कपाल, खोपड़ी। आपके ब्रेन को ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये कौन सा झिल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है, मेनिनजिस। तो झिल्ली के केस में क्या बताना है, मेनिनजिस। अगर इसी तरह से ऑप्शन में क्रेनियम रहे तो आपको क्रेनियम बनाना है। क्रेनियम जो है पूरे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आइस मेनिनजिस का 3 लेयर होते हैं। इस मेनिनजिस में 3 लेयर पाए जाते हैं। जैसे इस मेनिनजिस को बाहर निकाले तो इस तरह से 3 लेयर होते हैं। ये सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया इनर, ये क्या हो गया, मिडिल, आइए आउटर। तो मेनिनजिस का 3 लेयर होता है। जो सबसे बाहर वाला मेनिनजिस है, इस मेनिनजिस को बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, सबसे बाहरी मेनिनजिस का नाम क्या है, ड्यूरामेटर। जो मिडिल में, तो बीच में जो है उसे बोलते हैं आर्केनोइड। आर्केनोइड, बात कर रहे हो क्या जी, आर्केनोइड। और जो सबसे अंदर है उसे बोलते हैं पिया मेटर। पिया मेटर, ब्रेन के चारों ओर मेनिनजिस के 3 परत पाई जाती है। तीनों का नाम याद रखना। सबसे बाहर वाला मेनिनजिस को ड्यूरामेटर, बीच वाला को आर्केनोइड, और सबसे अंदर वाला को पिया मेटर। आर्केनोइड, ARCHANOID। लिख लीजिएगा। पहला में क्या बताएं, पिया मीटर। दूसरा में क्या, आर्केनोइड। और तीसरा में ड्यूरामेटर। ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट। ये मिडिल पार्ट, और ये आपका
सबसे बाहरी भाग। तो मेनिंजिस के 3 परत पाई जाती है, तीनों परत के नाम याद रखिएगा, पिया मीटर, आर्केनोइड, ड्यूरामीटर। हो गया। अब यहां देखिएगा, ब्रेन का सबसे छोटा सेल क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट न्यूरॉन्स। क्या पढ़ना है, न्यूरॉन्स के बारे में। हमारे शरीर में बहुत मिलियन न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद लिखिएगा, दिमाग की सबसे छोटी कोशिका, नेक्स्ट पॉइंट में, दिमाग की सबसे छोटी इकाई या कोशिका न्यूरॉन्स, दिमाग की सबसे छोटी इकाई या कोशिका न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को कहते हैं, या न्यूरॉन्स होता है। दिमाग की सबसे छोटी कोशिका क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन्स है। यहां तक हो गया होगा। अब देखिएगा, ब्रेन को जनरली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको समझना। ठीक है, ब्रेन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लिखिएगा, फोर ब्रेन, अग्रभाग। फोर ब्रेन मतलब क्या, दिमाग के आगे वाला भाग। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट। पहला फोर ब्रेन, दूसरा, तीसरा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य, पश्च, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मस्तिष्क का भी 3 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क का कितने पार्ट, 3 पार्ट। एक होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट, 3। क्या क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। क्या, सेरेब्रम। मिड मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता, यानी मध्य भाग का कोई भाग नहीं होता, वो भाग कोई नहीं होता। लेकिन जो पीछे वाला दिमाग है, जिसे हम बोलते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा दिमाग, तो पीछे वाला जो पक्ष मस्तिष्क है, उसका भी 3 पार्ट। एक होगा पॉन्स बेरोली, पॉन्स बेरोली का नाम सुने हो, पॉन्स, पॉन्स या पॉन्स बेरोली। दूसरा जो होता है वह सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला या मेडुला ओब्लंगाटा। तो पीछे वाला मस्तिष्क का कितने उपभाग, 3। आगे वाला मस्तिष्क कितने उपभाग, 3। बीच वाला मस्तिष्क कितने उपभाग, 1। एक भी नहीं। तो बताइए, आगे वाला मस्तिष्क के कौन कौन सा भाग है। पहला क्या, थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा, तो अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। इसको लिखना है, पहला थैलेमस,
थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। बताए थे हाइपोथैलेमस क्या है, एक ग्लैंड है और ऑर्गन जैसा भी काम करता है, हाइपोथैलेमस। और तीसरा सेरेब्रम, सेरेब्रम यानी पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, हिंदी में क्या बोलेंगे, पर मस्तिष्क, इसको लिखिए। अग्रभाग यानी मस्तिष्क का अग्रभाग का 3 उपभाग होते हैं। क्या, पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क। हो गया। ब्रेन का कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन, पहला क्या बताएं, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में बोलेंगे मध्य, मध्य भाग या मध्य दिमाग। और तीसरा, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन कहने का तो पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क लिख लो, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहां समझिएगा। क्या, रुको ना, रुका क्यों रहेगा, आ जाओ, तुम ही पढ़ा दो ना, कहीं नहीं पढ़ा सकती हो, बिल्कुल पढ़ा सकती हो। ब्रेन का कितने भाग, 3, फोर, मिड, हिंड। पहला क्वेश्चन, ब्रेन का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, फोर ब्रेन। ब्रेन का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, फोर ब्रेन। ब्रेन का कौन सा भाग सबसे छोटा होता है, मिड ब्रेन। भाग में क्या बताना, फोर ब्रेन और सबसे छोटा मिड ब्रेन। अगर क्वेश्चन सब पार्ट, ये ब्रेन का उपभाग है, ब्रेन का क्या है, उपभाग। उपभाग कौन हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। किसका उपभाग हो गया, फोर ब्रेन का। इसका कोई भी उपभाग नहीं होता है। अब हिंड ब्रेन का 3 उपभाग होते हैं, तीनों का नाम लिखना। पहला लिखना पोन्स, पोन्स वेरोली, वेरोलाई या वेरोली, पोन्स वेरोली। दूसरा मेडुला ओब्लंगाटा, कभी कभी मेडुला भी दिया रहेगा, मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा, ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा। लिख लीजिएगा, पहला पोन्स वेरोली, दूसरा मेडुला ओब्लंगाटा और तीसरा सेरेबेलम, तीसरा सेरेबेलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। यहाँ क्या है, सेरेब्रम, ये क्या है, बेलम, ब्रम बेलम, ब्रम बेलम। तो इसे बोलेंगे सेरे, आप हिंदी में कभी कभी रहेगा सेरेबेलम, या इसका हिंदी कभी कभी रहेगा आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। जनरली आपका यही दे दिया जाता है, हिंदी में लिख दिया जाता है सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरम बोल, सेरेबेलम बोलिए या अनुमस्तिष्क, बात बराबर, दोनों सेम है।
अब ये पूरा कितना, 3 3 6 और एक 7, टोटल कितने हो गए 7। मिड ब्रेन के बारे में पढ़ना है, आपका पूरा हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और पूरा फोर ब्रेन के बारे में पढ़ना है। इतना आप पढ़ लीजिएगा तब आपका ब्रेन कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा, ब्रेन। उसके बाद क्या पढ़ना है, स्पाइनल कोड। उसके बाद पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में, क्योंकि न्यूरॉन्स फंक्शन करेगा तो आपका दिमाग काम करेगा, न्यूरॉन्स काम नहीं करेगा तो आपका दिमाग भी काम। तो न्यूरॉन्स पढ़ना जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है ये ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, दिमाग का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, फोर ब्रेन। दिमाग का कौन सा भाग सबसे छोटा होता है, यहां तक क्लियर। दिमाग का कौन सा भाग, उपभाग सबसे बड़ा होता है, उपभाग। तो उपभाग कितने होते हैं, 6, 3 यहां 3 यहां। तो सबसे बड़ा उपभाग सेरेब्रम, सबसे बड़ा सेरेब्रम, और सबसे छोटा सेरेबेलम। सबसे छोटा क्या हो गया, सेरेबेलम। तो लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के, या यहीं लिख दे, नहीं लिखिएगा। पहला पॉइंट दीजिएगा, दिमाग का सबसे बड़ा भाग, डैश देख लिखिएगा, फोर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे बड़ा भाग लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे बड़ा भाग, हिंदी में लिख लीजिए क्या, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, दिमाग का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। दूसरा, दिमाग का सबसे छोटा भाग, दिमाग का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। दिमाग का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। तीसरा पॉइंट, दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, सब पार्ट क्या हो जाएगा, सेरेब्रम। सेरेब्रम या पर मस्तिष्क। दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग पर मस्तिष्क। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखेगा, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग क्या हो जाएगा आंसर, सेरेबेलम। सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, दिमाग का सबसे छोटा उपभाग अनुमस्तिष्क। दिमाग का सबसे छोटा उपभाग अनुमस्तिष्क। याद हो गया 4। अगर दिमाग का सबसे बड़ा भाग बोला जाए तो क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क। सबसे छोटा उपभाग सेरेबेलम। सबसे, इसको छोटा दिमाग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, छोटा दिमाग। पीछे रहता है, नहीं पीछे आपको कोई मार देगा तो आपको क्या झंझनाहट आ जाती है, ठीक है। ये इसमें हल्का चोट लगने से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। देखिए, किसी को अचानक मान लीजिए चोट लग गया, गिर गया, ठीक है, कहीं ऊपर से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, हल्का चोट लगा, ये ब्लॉक हो गया, इसका फंक्शन समझ जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि क्यों डेथ करते हैं लोग।
कोई बाइक से जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, हल्का पीछे लग गया, खेल खत्म। खेल क्या हो गया? खत्म। एक्सीडेंट में उसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए बोला जाता है हेलमेट पहनिए, क्योंकि आपका ये प्रोटेक्ट रहेगा तो आप प्रोटेक्ट रहिएगा। इधर उधर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा, टाटा बाय बाय, खत्म। नहीं, ये चीजें हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, ब्रेन का याद हो गया, कितने भाग होते हैं? 3। कितने उपभाग होते हैं? 6। मिड फोर ब्रेन के कितने उपभाग? 3। और मिड ब्रेन का 3। मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता। ये सब याद रखिएगा। पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेबेलम किसका भाग है? मस्तिष्क। और फोर ब्रेन का क्या हो गया? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम। टाइम है जी? टाइम है कि नहीं है तो लिखो, लिखो। पहला पॉइंट देख लिखिएगा, सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट, इसे छोटा दिमाग कहा जाता है। सेरेबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है। सेरेबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है। दूसरा, इसको लिखिएगा ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ, सेरेबेलम को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवन का पेड़, जीवन का पेड़। आप और इसको इसी इन्वर्टेड कॉमा में डाल के इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में नहीं। सेरेबेलम को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब इसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसका मेन फंक्शन समझिएगा। सेरेबेलम का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? सेरेबेलम आपके शरीर को संतुलन बनाए रखता है, बॉडी को बैलेंस बनाता है। सेरेबेलम क्या करता है? आपके बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है, पहला। दूसरा, आपके मसल्स मूवमेंट को बैलेंस बनाता है। मसल्स मूवमेंट समझते हैं? आप हाथ पांव हिलाते हैं तो इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में क्या संकुचन पैदा होती है। तो इसका किसका काम है? सेरेबेलम का। किसका काम है? सेरेबेलम का। तो आपके शरीर को संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना किसका काम है? सेरेबेलम का। आपके मसल्स मूवमेंट को बैलेंस बनाए रखना किसका काम है? सेरेबेलम। ये जब आप नशा में रहिएगा ना तो सेरेबेलम ब्लॉक हो जाता है। नशा कुछ चीज का नशा होता है, जैसे दारू, दारू पी लीजिएगा तो सेरेबेलम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो आपका शरीर बैलेंस नहीं कर पाएगा। आप जिधर जाइएगा घूम जाइएगा, नहीं कहीं नाला में घुस गए, कहीं कहीं घुस गए, पड़ल है। और जो ज्यादा पी लेते हैं ना, उसका मसल्स में मूवमेंट नहीं करेगा। आप एक लात मारिए ना, जिधर लात गया उधर ही पड़ा रहेगा जब तक उसको होश ना आ जाए, क्योंकि मसल्स मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया। अब ये अनब्लॉक करेगा तब ना। अनब्लॉक कब होगा? जब आपका नसा फटेगा, तब नहीं ये कैसा काम करेगा। नसा फटेगा तो आप देखिएगा यार ये स्थिति है, डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाता है। क्यों? जो ज्यादा दारू पीते हैं उसको कभी कभी पानी चढ़ाना पड़ जाता है। क्यों पानी चढ़ाना पड़ जाता है बताओ? क्योंकि उसका पूरा पानी यूरिन के द्वारा बाहर, उसका वेसोप्रेसिन क्या हो गया? बंद। एडीएच हार्मोन क्या हो गया? बंद। तो वो पैटे में शुरू कर देता है, तब पूरा शरीर से पानी क्या हो जाएगा? बाहर। और वैसे इंसान में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और जिसको नशा जैसे टूटेगा ना उसको भूख ज्यादा लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगा, और उस समय उसको
यही चीज ना मिले तो दिक्कत है। जो इंसान ज्यादा शराब पीता है पूरा दर्द, जैसे क्या उसको हम क्या बोलते हैं, बेवड़े, क्या बोलते हैं, बेवड़े। क्या बेवड़ा हो गया का जी? दिन में सुबह में उठेगा देखेगा कहाँ ठेका है, ठेका समझते हो, दारू वाला ठेका। कोई भी शहर में चल जाओ दारू खोज देगा, कोई भी गांव में चल जाओ उसको दारू मिल जाए, दूध मिले या ना मिले। नहीं, ठीक है, तो लिखिएगा पहला काम इसका, शरीर, पहले लिखिएगा बॉडी बैलेंस बनाए रखता है। पहले लिखिएगा शरीर के संतुलन को, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा, दूसरा मसल्स मूवमेंट, देखिएगा मांसपेशीय संकुचन को, मांसपेशीय संकुचन को, मांसपेशियों में संकुचन को संकुचन करने में मदद करता, को हटा देना, संकुचन करने में मदद करता। मांसपेशीय संकुचन, संकुचन समझते हैं ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर समझते हैं, बोलने की शक्ति। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उदाहरण जी, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सेरेबेलम। किस पर डिपेंड कर रहा है, सेरेबेलम। आपका दिमाग कितना एक्टिव है, क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पीकिंग पावर। और जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं ना यही खो देता है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, ब्लॉक। उससे कुछ भी बोलो, उस समय वो क्या रहता है, प्रधानमंत्री बना रहता है, उससे कम रहेगा नहीं, कुछ भी बन जाएगा, डीएम बन जाएगा। तो स्पीकिंग पावर खोल देगा, कभी कभी गाली भी देना स्टार्ट कर देगा, और कभी इतना अच्छा बात बोलेगा इससे महात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सेरेबेलम का मेन कितने काम है, 3 काम। कौन कौन, शरीर के संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों को संकुचन बनाए रखना, और तीसरा बोलने की शक्ति को कंट्रोल करता। स्पीकिंग पावर, आप बोल रहे हैं दिमाग के किस भाग से, सेरेबेलम। किस भाग से, सेरेबेलम। इसका मेन 2 रोल और है, उसका कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही।